बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहले सारे लोग सलाम का जवाब दें, जल्दी करिए, ठीक है। दिस इज़ सीज़न नंबर सेकंड एंड एपिसोड नंबर 1, क्लास 9th और न्यू सिलेबस है। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि एमसीक्यूज कौन से बन सकते हैं, ये टॉपिक शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में आएगा, अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल जो नया सिलेबस है उसके रिगार्डिंग लेक्चर्स हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को डिटेल में बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। बिफोर आई विल स्टार्ट दिस लेक्चर आई वांट टू से डैट जिस तरह से आपको बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज मिल रही हैं, एपिसोड सीजन्स मिल रहे हैं, इसी तरह से आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपके जो ग्रामर पोर्शन है जहाँ पर बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, इस्लामियात, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। हम लोग जो हैं वो यही कोशिश करेंगे कि जितना सस्ता जो है एजुकेशन सिस्टम किया जाए उतना ही बेटर है, और क्वालिटी वीडियोस जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएं। उसके लिए क्या होगा कि आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगी, और सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे तो आपको लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। लेक्चर्स आपको ऑन डिमांड भी मिल सकते हैं, मतलब अगर कोई ट्यूशन वगैरह समथिंग लाइक दैट करना चाहता है तो वो भी अवेलेबल रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा जी टॉपिक बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। बायोडाइवर्सिटी, देखिए दो लफ्ज आगे, एक आगे बायो, एक आगे डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम स्टडी करते हैं, मतलब क्या हुआ, आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा तो आपको नजर आएगा कि आपको बहुत सारी स्पीशीज नजर आती हैं। लिजर्ड एक अलग स्पीशी है, ह्यूमंस अलग स्पीशी है, हॉर्सेस अलग स्पीशी है, इसी तरह से बर्ड्स, स्पैरोज, स्नेक्स, ये सारी एक अलग अलग स्पीशीज है, राइट ना। अब यहां पे अगर आप गौर से देखें तो हम ये देखना चाहते हैं, साइंटिस्ट ये स्टडी करना चाहते हैं कि इस दुनिया में आखिर कितने डिफरेंट टाइप्स के, वैरायटीज के जानदार जो हैं, जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको जब हम स्टडी करते हैं वो होता है बायोडाइवर्सिटी। अब देखें कोई भी चीज है जिसको स्टडी किया जा रहा है, जब तक उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो डेफिनेटली तौर पर उसको कोई स्टडी करेगा ही नहीं। इसको अगर स्टडी किया जा रहा है तो इसका मतलब अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो वो जरूर पूछेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। फिर वो पूछेंगे इससे रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज होंगे वो भी पूछ सकते हैं, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो ज्यादा चांसेस होंगे वो बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस पे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी बेटा आपने क्या बोलना है? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। नोट्स आपने प्रिपेयर करते जाना है। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब बेटा अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक एमसीक्यूज भी बन सकता है कि बायोडाइवर्सिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो हमारी बुक में कुछ फैक्टर्स का जिक्र है, उनको मैं यहाँ पे नोमिनेट करता हूं। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी जिसके ऊपर डिपेंड करती है दैट इज अ क्लाइमेट। दूसरे नंबर के ऊपर अल्टीट्यूड एंड सॉइल कंडीशन आर द फैक्टर्स। कंडीशन आर फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स हैं ऑन विच बायोडाइवर्सिटी डिपेंड, जिस पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या करती है, वो डिपेंड करती है। क्लियर हो गया? होप सो। अब ये लफ्ज जो है इनको समझ लेते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? देखो हम कहते हैं कि आज का मौसम कैसा है। मौसम का मतलब वेदर, वेदर का मतलब हम पूछेंगे आज का मौसम ना, मतलब जो वेदर होता है वो एक शॉर्ट टर्म इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर में चेंज आती है, हवा में चेंज आती है, सनलाइट में, बारिश, वो वेदर में आता है। जब हम आबोहवा की बात करते हैं तो उसको क्लाइमेट कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब हम किसी इलाके में ओवरऑल चेंजेस देखते हैं थ्रू द ईयर्स, उसको हम नाम देते हैं क्लाइमेट का। तो किसी भी इलाके में जो क्लाइमेट होता है वो वहां की डाइवर्सिटी को डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं रेगिस्तान की बात करता हूं तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो रेगिस्तान कितने हैं, तो बता सकते हैं मुझे? है दम तो बताओ। चलिए मैं बता देता हूं। एक है आपके पास रोही चोलिस्तान जिसको कहते हैं, दूसरा आपके पास थरपारकर का है जो सिंध में है, चोलिस्तान वाला जो है वो आपको मिलेगा भावलपुर, भावलनगर, यजमान वाली साइड के ऊपर, गेटवे ऑफ चोलिस्तान। और तीसरा आपको मिलेगा थल का, मियाँ वाली भक्कर वाली साइड के ऊपर। क्या तीन ही डेजर्ट्स हैं? नहीं, एक और डेजर्ट भी है जिसको कहते हैं कटपाना डेजर्ट। कटपाना डेजर्ट जो है ये आपको मिलेगा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में ही है। ठीक है। हमारे यहाँ बच्चे जब डेजर्ट के बारे में बात करते हैं तो उनके माइंड में आता है कि रेतली जमीन और टेम्परेचर हाई और पानी नहीं मिलेगा, ये डेजर्ट है। ऐसा नहीं होता। डेजर्ट किसी भी ऐसे एरिया को, इलाके को कहते हैं जहां पे आपने याद रखना है कि आपको जो स्पीशीज हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ना मिले, वो डेजर्ट है। जैसा कि मैंने आपको बोला अभी कि कटपाना डेजर्ट वो एक ठंडा डेजर्ट है, वहां पे बर्फ जमी रहती है, स्पीशीज नहीं होती। तो बताने का मकसद ये है कि जो जो चोलिस्तान है, ये जो डेजर्ट है, यहाँ पे आपको जो कैमल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। वहां पे कैमल्स पाए जाते हैं, वहां पे कैक्टस प्लांट पाया जाता है। अब वो उनको डिटरमाइन कौन कर रहा है? उनको डिटरमाइन कर रहा है वहां का क्लाइमेट। इलायची का जो पौधा है वो सिर्फ आपको मिलेगा ठंडे इलाकों में, सेब भी डेफिनेटली बेहतरीन किस्म का आपको कश्मीर ठंडे इलाकों में मिलेगा। तो क्या रीजन है? रीजन यही होती है कि वहां का जो क्लाइमेट होता है ना वो डिटरमाइन करता है कि वहां पे कौन सा पौधा, कौन सा जानवर जो है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो वो क्लाइमेट डिटरमाइन करेगा। इसका मतलब जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो क्लाइमेट पे डिपेंड करेगी। नंबर सेकंड, आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड कहते हैं किसको कहते हैं? हाइट को कहते हैं। अगर हम पहाड़ की बात कर लेते हैं तो पहाड़ के ऊपर की तरफ आप जाओगे तो हाइट पे जाते जाओगे, मतलब आप आल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं। अब जब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ग्रेविटी कम होती जाएगी, क्योंकि जमीन से हाइट ऊपर हाइट पे जाओगे ग्रेविटी कम होगी। ग्रेविटी कम होगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा वहां पे, ऑक्सीजन कम होगा तो रहना भी मुश्किल होगा। इसका मतलब वहां पे जो जानवर होंगे उनके अंदर इतनी तो काबिलियत होगी ना कि वो वहां पे सर्वाइव कर सकें। तो इस वजह से वहां पे वही जानदार पाए जा सकते हैं जो कि काफी फिजिकली तौर पर वहां पे सर्वाइव करने के काबिल होंगे। तो इसको कहते हैं आल्टीट्यूड। तो आल्टीट्यूड डिटरमाइन करेगा कि किस स्पीशी को कहां पे रहना है। नंबर थर्ड, सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन का बहुत फैक्टर होता है भाई। जो अब ह्यूमन की अगर हम बात कर लेते हैं, ह्यूमंस भी जो है वो ऐसे एरिया में कभी भी नहीं रहना पसंद करेंगे जहां पे सॉइल बंजर है, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे फूड के रिसोर्सेज नहीं होंगे, फसल नहीं उगाई जा सकती, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो इसलिए जिस तरह से ह्यूमन एक स्पीशी है और वो सॉइल कंडीशन को डिटरमाइन की बेस के ऊपर रहना पसंद करती है कि जहां पे जमीन जरखेज है वहां पे रहेगी, इसी तरह से जो बाकी जानवर होते हैं वो भी उसी सॉइल में रहना पसंद करते हैं जो कि बंजर ना हो, जिसके अंदर वो घुस सकें, जिसके अंदर उन्हें खाना मिल सके, जिसके अंदर उन्हें पानी वगैरह मिल सके। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो सॉइल कंडीशंस जिसको कहते हैं, तो ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी बुक में है, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा इंपॉर्टेंस के बारे में, जो कि मेन क्वेश्चन भी है हमारा, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो आपने याद रखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट आएगा इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है बायोडाइवर्सिटी? इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बेटा इकोसिस्टम जो है उसको स्टेबल करने के लिए, अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा सर इकोसिस्टम को स्टेबल करने के लिए कैसे? मैं इजी वर्डिंग के अंदर नोट्स बनवाऊंगा तो वो नोट्स आपने एज इट इज बना देने हैं। बेटा हमारी जो जमीन है यहाँ पर हमें जिंदा रहने के लिए पानी भी चाहिए, हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, नाइट्रोजन की भी बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में जरूरत होती है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो थोड़ी सी चीजें रगड़ेंगे तो आग लग सकती है रेजिस्टेंस के कारण। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको कंटिन्यूसली तौर पर एनवायरनमेंट के अंदर मेंटेन करना, इनको कम नहीं होने देना, क्योंकि हम पता है ना हम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कम नहीं होता, उतना ही रहता है। क्या रीजन है? इसको बार बार क्या किया जा रहा है? मेंटेन किया जा रहा है। कौन मेंटेन करता है? बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करती है। तो ये आपने याद रखना है कि ये इकोसिस्टम को बायोडाइवर्सिटी कैसे मेंटेन करती है। आपने कहना है कि जो डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन साइकिल्स, फिर मैंने बोला यहां पे कार्बन साइकिल, फिर मैंने बोला ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, आर कंप्लीटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कौन कंप्लीट कर रहे हैं? इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट कर रहे हैं। विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि जरूरी होते हैं, विच आर इंपॉर्टेंट, जो जरूरी हैं
फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये हमारी पहला पॉइंट आ गया। नंबर सेकंड इज द क्लाइमेट रेगुलेशन। जो बायोडाइवर्सिटी होती है, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, दैट इज द क्लाइमेट रेगुलेशन। अगर हम क्लाइमेट रेगुलेशन की बात करें तो क्लाइमेट रेगुलेशन में आपने क्या याद रखना है, क्लाइमेट रेगुलेशंस। देखिए बेटा, हमारा जो क्लाइमेट है, जो आपकी आबोहवा है, उसको मेंटेन करने में इसका बहुत रोल होता है बायोडाइवर्सिटी का। कैसे? हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मेंटेन करना जरूरी है। उसको कौन मेंटेन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है? हम तो निकाल देते हैं बॉडी से बाहर, तो प्लांट्स जो है वो उसको ले रहे हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बढ़ ना जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए सॉरी, तो इसलिए आपने मेरे को बताना है कि जो क्लाइमेट चेंज है, सही है, उसको रोकने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? बायोडाइवर्सिटी की जरूरत होगी। तो इसलिए यहां पे लिखा है क्लाइमेट रेगुलेट, क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा टू मेंटेन, मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in climate, to maintain the concentration of carbon dioxide in climate, biodiversity plays a significant, biodiversity plays a significant role। ठीक हो गया? ओके, अब हम तीसरा देखते हैं हमारे पास, डेट इज द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो किस तरह से फैक्टर जो हैं वो डिटरमाइन होते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, देखो बेटा, जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, अगर आप अपने पाकिस्तान की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करके रखते हैं, जैसा कि हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारा जो नेशनल एनिमल है और जो नेशनल बर्ड है, हमारा नेशनल एनिमल क्या है? हमारा नेशनल एनिमल है मारखोर। हमारा नेशनल बर्ड क्या है? चकोर। इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक। तो मेरे को बताओ, जो अकाब है, हॉक, जिसके बारे में इलामा इकबाल ने बहुत आला कॉन्सेप्ट दिया है, शाहीन के साथ आप सबको कंपेयर किया था उन्होंने, तो मुझे बताओ वो किस कंट्री का जो नेशनल बर्ड है वो कंसीडर्ड होता है? जल्दी से बताओ अगर आइडिया है तो अब बताने का मकसद क्या है, आप लोग जो पार्क्स वगैरह में जाते हो, या हमारे जो लाहौर के अंदर गार्डन है जिसको जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं, एक्चुअल में हम लोग तो जू कहते हैं, जू नहीं है वो, एक्चुअल में जूलॉजिकल गार्डन होता है। तो वो जो स्ट्रक्चर है वहां पे आपने याद रखना है कि हमने डिफरेंट एनिमल्स के वराइटीज को रखा हुआ है। लोग जो है वो विजिट करने के लिए आते हैं, जब विजिट करने के लिए आते हैं तो टिकट देना पड़ती है, टिकट देंगे तो क्या होगी, मतलब पैसा आएगा, इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो ये इस तरह से आपने ये चीज याद रखनी है कि जो पार्क्स होती हैं या जूलॉजिकल गार्डन्स होते हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स होते हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स, सफारी पार्क्स, सफारी पार्क्स एक्सेट्रा आर sources of इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम। पाकिस्तान की कंडीशन जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन आप सबको पता है कि काफी खराब रहती है, हमारी इकोनॉमी जो है वो मेल्ट डाउन है। तो व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, जो गवर्नमेंट लोगों को कहती है कि आप मुर्गियां पालो, मुर्गियों से अंडे निकलेंगे, अंडों से बच्चे निकलेंगे, वो मजीद अंडे देंगे, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों करना भाई? दुनिया में जो सबसे महंगी तरीन जानवर है वो तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब आता है, वो गाय है, सही है, अमेरिका में पाई जाती है। आप पाकिस्तान के अंदर भाई ऐसा कोई कंडीशन मेंटेन कर लो ना, मतलब एक एरिया स्पेसिफाई कर लो जो उनके लिए फेवरेबल क्लाइमेट हो, उनको वहां से 10 20 30 40 50 मंगवा लो, पाकिस्तान के अंदर 40 50 मंगवा लो। अब 40 50 जो है वो 1 साल 2 साल के बाद ऑफस्प्रिंग देंगे कि नहीं देंगे?
डेफिनेटली देंगे। अब मान के चलिए कि आपने 50 जो है वो मंगवा ली है 50 करोड़ की, 50 करोड़ की नहीं है, मतलब 1.5-2 करोड़ की एक है, तो आपने 50 जो है वो गाय मंगवा ली, 2 करोड़ की एक, तो 100 करोड़ की आपने गाय मंगवा ली, है ना। अब 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद ऑफस्प्रिंग तो आएगा ही आएगा। 50 की बजाय हो सकता है 1 साल के अंदर जो है वो 50 ही आ जाए, या 2 साल के अंदर 50, 100 से भी ज्यादा चली जाए। तो हम 2 साल का रफली एस्टिमेट लगाते हैं, तो 2 साल के एस्टिमेट में ये 50 तो 50 रहेंगे ही रहेंगे, है ना। इनमें से आप मादा मंगवाए ना, तो नर जो है वो थोड़े कम मंगवा लीजिए, मादा मंगवाइए। तो अब ये जो 2 साल हैं, 2 साल के अंदर मान के चलिए कि हमारे पास हो जाती है मजीद जो प्रोडक्शन है वो 60-70 की हो जाती है, तो 115 के करीब चली जाती है 2 साल के बाद, रफ एस्टिमेट है। अब इस पर 115 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 230 करोड़। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको मुर्गियां पालने से, अंडे निकालने से उतना फायदा नहीं होगा जितना आप बायोडाइवर्सिटी से इस तरह से फायदा ले सकते हो। समझ में आई बात। तो ये इस तरह से 100 करोड़ जो है उसको 230 करोड़ में बदला जा सकता है, बशर्ते ये कि इफ यू आर विलिंग टू डू दैट, अगर आप इसको विलिंग है। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसको तबाह किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर जो हमारे यहाँ पे बेसिकली जंगलात हैं, वो कहते हैं 4% से भी कम एरिया में है। अब मैं आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ, पाकिस्तान के किस इलाके में सबसे ज्यादा जो है वो जंगलात पाए जाते हैं? ये वही पोस्ट है जो मैंने शेयर की थी व्हाट्सएप चैनल में, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, इसी तरह के नॉलेज इन्हांस करने के लिए। अब ये चीज आपको समझ में आई है कि किस तरह से जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो सकती है बायोडाइवर्सिटी का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा 4th पॉइंट की, दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज। तो बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हम कहां से हासिल करते हैं? वो बायोडाइवर्सिटी से हासिल किए जाते हैं। जैसा कि जंगल में जाइए, जंगल जो है प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो क्या हैं, वहां से जो हकीम लोग हैं वो अद्वियात बनाते हैं, वहीं से जो अद्वियात बन के आती हैं हमारे घरों के अंदर, कुछ कमर्शियली प्रिपेयर्ड होती हैं, मतलब कुछ जो होती हैं वो बायो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रिपेयर की जाती हैं, और कुछ के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जिनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? वो वहीं से मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत सारे आपको नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही होती है, जो उसमें आप फूड जो है वो देखिए प्लांट्स को, एनिमल्स का एज अ फूड इस्तेमाल कर सकते हैं आप, प्लांट्स की लकड़ी से आप एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग के लिए, आप वहां से मेडिसिन हासिल कर सकते हैं, मतलब रॉ मटेरियल फॉर मेडिसिन हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से जंगलात से आपको शहद मिलता है, हनी जिसको हम कहते हैं, उसको आप हासिल कर सकते हैं। कितनी अजीब बात है, हनी से मुझे याद आया, रॉ मटेरियल फॉर मेडिसिन बताते हैं भाई, रुक जाइए। कि तकलीफ दिल में है और तकलीफ देने वाले भी। अच्छा खैर, ये चीजें समझ में आई आप सबको। अब यहां पर आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज की अगर हम बेटा बात करें तो एमसीक्यूज जो हैं वो सबसे पहला एमसीक्यूज ये है कि हमारे पास जो यूनाइटेड नेशन है उसने बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो कौन सा कंसीडर किया? तो यूनाइटेड नेशन ने 22 मई जो है, 22 मई इज अ बायोडाइवर्सिटी डे, इज अ बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे। मैं आपको एक एमसीक्यूज पूछता हूं, पिछले साल का है, 2024 में ही है। पाकिस्तान का जो एनिमल है, नेशनल एनिमल, जिसको हमने मार्खोर का नाम दिया, मार्खोर डे भी कंसीडर किया गया है। व्हाट इज द मार्खोर डे? मार्खोर डे की डेट क्या है वो मुझे आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। पिछले साल ही हुआ लॉन्च, ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। तो पहला एमसीक्यूज, यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा उर्दू में, पूरी दुनिया जो है उनका एक ग्रुप बना हुआ है जहां पर पूरी दुनिया से रिलेटेड जो है वो फैसले किए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री के अंदर कोई बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो रही है तो उसको बचाने के लिए क्या होता है कि वहां पे फैसले लिए जाते हैं कि इनको कैसे बचाया जाए, कैसे इनकी अफजाइश जो है उसको बढ़ाया जा सके। तो वो आपने याद रखना है कि वो कहाँ पे हो रहे हैं, वो यहीं पे हो रहे हैं। तो 22 मई जो है ये आपने याद रखना है। दूसरा एमसीक्यू, उसके बायोडाइवर्सिटी जो है वो कितनी अभी तक जिनके बारे में पता चल चुका है, तो आपने कहना है 2 मिलियन से ज्यादा टाइप के जो एनिमल्स हैं वो हमें क्या है उनके बारे में आइडिया है। ये आपने सेकंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे याद रखना है। ये आज का हमारा लेक्चर था बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उससे हम एक भी पॉइंट इधर उधर डाइवर्ट नहीं हुए, तो सारी चीजें कवर अप कर लीजिए। कोई क्वेश्चन होगा तो आपने डायरेक्टली तौर पर व्हाट्सएप के ऊपर हमसे रब्ता कर लेना है
व्हाट्सएप का जो नंबर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0302 7762 964। क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को आप सब लोग जो हैं वो शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन या लाइक शेयर की जरूरत नहीं है, बिकॉज द अल्टीमेट गोल इज द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड डेफिनेटली पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। तो आपका हमारा सबका मिलके ही कंट्रीब्यूशन होगा, फिर ही हम आगे जा पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।